कक्षा 9 के बच्चों को प्रायद्वीपीय पठार तथा उसका भौगोलिक महत्व इसके बारे में बताते हैं। प्लेट एंड इट्स ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस। प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक महत्व हमारे लिए क्या है, इस पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसके पहले आपने 2 स्टेप पहले देख लिया है और आज आपका तीसरा नंबर आता है। तीसरे में प्रायद्वीपीय पठार है, भूआकृति के जो तीसरे नंबर पे आता है वो प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसमें देखते हैं कि यह जो है कठोर आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से बना हुआ है। मतलब इस पठार का जो भूभाग है वो कायांतरित और आग्नेय शैलों से या चट्टानों से निर्मित है। इसके दक्षिण में आपका विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत है। विंध्याचल पर्वत का अपना एक धार्मिक महत्व भी है। साथ ही साथ सतपुड़ा में बहुत सारी जड़ी बूटियां वनस्पतियां सुसज्जित हैं। इससे अतिरिक्त इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार और इससे अलग हट करके दक्कन का पठार माना जाता है। दक्कन के पठार का आपने देखा होगा कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पठार के क्षेत्र में दक्कन का पठार बहुत महत्वपूर्ण है और यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका लेवल बहुत हाई है। मुगलों के वक्त में भी दक्कन का पठार का एक बहुत विशेष स्थान था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मीन्स प्रायद्वीपीय पठारों की ऊंचाई जो मानी जाती है वह जो है 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक है। मीटर, किलोमीटर मत समझ लेना, मीटर की बात मैं कर रहा हूँ। अब हम ये तो रहा इसका डिटेल। अब हम इसका जो है ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है, भौगोलिक महत्व। क्वेश्चन 2 तरह के होंगे। पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि प्रायद्वीपीय पठार वो चीज़ होता है, पहले ये जान लो कि पठार पहाड़ों से छोटा आकार होता है। पहाड़ तो पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो पहाड़ कहलाता है, पर्वत जिसको आप मानते हो। लेकिन उससे छोटा लेवल जो जमीन का जो छोटा स्पेस कुछ और होता है वो पठार के नाम से, प्लेट के नाम से हम जानते हैं। तो पठारों में तमाम पठारों का नाम आपने समझ लिया और उसके बाद अब हम इसके महत्व को बताते हैं, ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है, जिसमें आप पहला देखेंगे कि इस पठार का जो है जो ऊंचाई है लेवल वो समुद्र तल से 600 मीटर से आपको बताया मैंने 900 मीटर है। और फिर नंबर 2 पे आप देखिए कि कपास तथा गन्ने की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत उत्तम जमीन मानी जाती है। गन्ना गर्मी के मौसम में शरबत सबको चाहिए। थोड़ा सा आप चले कहीं जा रहे हो, धूप लगी, ठंडा ठंडा शरबत गन्ने वाला नींबू गार के फटाक से आपने पी लिया, एकदम फ्रेश। और कपास आप जानते हैं, कपास के लिए थोड़ा उसको ऊपर रखो कहीं आवाज़ मिस्टेक ना हो। उसमें क्या, कपास में क्या होता है कि कपास की खेती से हमको सूती वस्त्र मिलता है, कॉटन वाला कपड़ा गर्मी में तो सब लोग पहनना चाहते हैं और पहनना भी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कॉटन हमारे लिए गर्मी में, ठंडी में, हर महीने में वैसे मतलब बेहतर होता है कॉटन का कपड़ा बॉडी के लिए। और तो वहाँ कॉटन की खेती, कपास की खेती अच्छी मानी जाती है। दूसरे में वह भूभाग खनिजों का विशाल भंडार माना जाता है। मतलब वहाँ खनिजों का विशाल भंडार इसी क्षेत्र में संरक्षित है। वहीं पर जैसे आपका लोहा हुआ, सोना हो रहा, कोयला है, अभ्रक है, मैग्नीज है, बहुत सारे किस्म के खनिज वहीं पे मिलते हैं, चट्टानें वहीं पे मिलती हैं। और इनका खनिजों का तो बहुत ही उपयोग है। आप जानते हैं हमारे भारत के विकास में खनिजों का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ झरने बहुत हैं। मैं सेसी वेंडम फॉल गया था तो झरनों को देखा। वहाँ पे क्या है कि पानी बहुत फास्टली ज़मीन पे गिरता है और पहाड़ों की ऊंचाई थोड़ी कम होती है तो वहाँ से तेज़ी से गिरता है। तो देखने वाले पर्यटन के लिए जो जाते हैं वहाँ बहुत लोग इकट्ठा होता है। हम लोग भी ऐसे गए थे इलाहाबाद में जब पढ़ता था, तो हम लोग जब गए तो देखा कि बहुत फास्टली ज़मीन पर
वो जलप्रपात जो उसका झरना है वो गिर रहा है, और उस जलप्रपातों को हम मशीनों से जब फास्टली गिराएंगे तो उसका यूज़ करेंगे तब उससे बिजली बनती है। लेकिन वहाँ पे कुदरत का ये देखिए सेटिंग कि ऑटोमेटिकली वो गिरता है, और उसकी वजह से जो है हमें बिजली की संभावना, जो जल विद्युत शक्ति केंद्र है वो हम आपको उससे जो हम डेवलप कर लेते हैं। और फिर जो है उसकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, वनस्पतियों के दृष्टिकोण से वहाँ पर बहुत सारी बहुमूल्य वनस्पतियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, साखू, सागवान, सील, इस तरह से बहुत सारा पेड़ वहाँ। आप उस एरिया में जाइए, मैं तो भाई देखा हूँ, वहाँ जा करके टहला हूँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं वहाँ पर। तो वनस्पतियों से आच्छादित है, जड़ी बूटियों के लिए भी वहाँ लोगों को, दवाइयों के लिए भी लोग जाते हैं, सर्च करते हैं और वहाँ से लाते हैं, जिससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। इस दृष्टिकोण से भी बेहतर माना जाता है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर आपको बताते हैं दक्कन का पठार। उसी प्रायद्वीपीय पठारों के बीच में भी एक इसका अलग से स्थान है, इसको दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। ये मुगलों के काल से भी बहुत पॉपुलर है, समझे आप। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो दक्कन का पठार गोंडवाना भूमिखंड की वजह से क्या है कि यहाँ पर भूकंप और भूस्खलन की संभावना नहीं है। भूस्खलन की संभावना जो ऊंचे पहाड़ों से होता है, जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उनसे जो है क्या होता है, भूस्खलन की संभावना होती है। जबकि इसमें भूस्खलन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पर ये जो है पठार बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। तो और गोंडवाना भूमि वो त्रिभुजाकार सेटिंग में है दक्कन का पठार, इस वजह से जो है वहाँ इसकी संभावना नहीं है। वह भूभाग, वह स्पेस प्रायद्वीपीय पठार का जो माना जाता है, वह इस तरह की आपदाओं से मुक्त है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसे भूखंडों में, ऐसे भू क्षेत्रों में भूस्खलन और भूकंप की संभावना नहीं है। तो आपने आज देखा कि प्रायद्वीपीय पठार और उसका महत्व, भौगोलिक महत्व, प्लेट एंड इट्स ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसका भौगोलिक महत्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और एक प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं इसका एक क्वेश्चन। पर्वतों से जो छोटी ऊंचाई होती है, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है पठार कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा स्टेप आज मुकम्मल होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट, आप जानते हैं वीडियो आपका एक दिन अल्टरनेट करके बनता है, जैसे एक दिन 10 का बनाता हूँ, एक दिन 9 का। तो फिर नेक्स्ट वाले में हम आपको चौथे के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। आज आपने तीसरा पढ़ा, आपने पहला, दूसरा, तीसरा 3 पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आपको चौथे के बारे में जब दोबारा मिलते हैं तब हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।